अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हारिस और आप देख रहे हैं मेरा शो यूथ टॉक। शो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अहम बात बताना चाहूँगा। ये शो एक क्लास प्रोजेक्ट है और इसका मकसद सिर्फ एजुकेशनल पर्पस तक है। इस शो का मकसद बिल्कुल भी किसी की दिल आज़ारी या कमर्शियल फ़ायदा उठाना नहीं है। तो चलिए अपना शो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज के गेस्ट। थैंक यू सो मच हमारे साथ मौजूद होने के लिए मिस्टर मेहदी और मिस्टर रईस। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना शुक्र। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप तो माशाल्लाह से ठीक हैं दोनों, लेकिन अगर हम वर्ल्ड वाइड बात की जाए तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं आजकल। तो आप उसके बारे में थोड़ा-सा हमारी ऑडियंस को बताना चाहें? जी, अब जो चल रहा है आजकल, जैसे आप जानते हैं, अमेरिका, ईरान, इसराइल, जिसकी वजह से मिडल ईस्ट पे अफेक्ट आ रहा है, तो हम इंट्रोडक्शन देते हुए बात करते हैं कि दरअसल हुआ क्या है। तो हमें, जो आप जानते हैं कि ये जो जंग वॉर जो शुरू हुई है, जी। तो ये हमें रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई थी 27 फरवरी से कि हम अब हमला करेंगे, हमला होगा इस तरीके से। 27 फेब को जैसे हमारे पास रिपोर्ट आना शुरू हुई कि अटैक किया जाएगा, अटैक किया जाएगा, सही है। 28 फेब को सुबह अटैक किया जाता है ईरान पे, जिसका इसराइल ने ऑपरेशन का नाम रखा रोरिंग सही। टाइगर, और अमेरिका ने जिस ऑपरेशन का नाम रखा एपिक फ्यूरी, जिस अच्छा। पे इनिशियली जो अटैक्स किए गए वो 1200 मिसाइल्स के ज़रिए से अटैक किए गए। इनिशियल 12 घंटे में 900 मिसाइल्स दागे गए ईरान की तरफ और ओके। उनकी न्यूक्लियर साइट्स की तरफ। बाकी चीज़ों, आपको पता है कि बंदर अब्बास के करीब जो एक सही। शहर है मिनाब, जी। वहाँ पे भी जो गर्ल्स स्कूल की तरफ अटैक हुँ। किए गए। आपको पता है कितनी लड़कियाँ जी, जी, उस जिसकी हादसे वज़ह में से बहुत शहीद हुई। नुकसान हुआ। जी। और फिर उनके मिसाइल सिटीज़ होते हैं, ड्रोन जी। स्टोरेज एरियाज़ होते हैं, उन पर अटैक किए गए, लीडरशिप पे अटैक किए हुँ। गए, और बाकी सारी चीज़ें जो एयर बेसेस होते हैं उन पर भी अटैक किए गए, और नेटवर्क को टोटली डिस्टर्ब किया गया, जिसकी वजह से ईरान का नेटवर्क पूरा तबाह बर्बाद हो गया। कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता चली थी कि क्या चल रहा है ईरान में, कहाँ जी। अटैक्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है, लोग सही हैं नहीं है, कुछ इस चीज़ की खबर नहीं थी। ये तो उनकी साइड हो गई। अब ईरान की तरफ से जो रिटेलिएशन शुरू हुई इसराइल के कुछ घंटों बाद से शुरू हुई, जिसमें ईरान ने यूज़ किए क्रूज़ मिसाइल, यूज़ किए शहीद मिसाइल्स यूज़ किए, सही, सही, सही। और फिर बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज़ किए, जिसमें तेल अवीव और हाइफा के एयर बेसेस और जो डिमोना की हुँ। वो न्यूक्लियर प्लांट था उसको उड़ा दिया गया। उसके ओके। आसपास भी हमले किए गए, सही। और फिर जो मेन जो प्लांट था उस पे भी बहुत शदीद अटैक हुए और उसे तबाह कर दिया गया। मतलब ईरान का बहुत ही इकोनॉमिक वाइज और बेस वाइज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सीवियर अटैक। सही है। और आपने जैसे बताया कि लीडरशिप बहुत सारे जो लीडर्स थे उनका भी नुकसान जी, ईरान उनका ने। नुकसान हुआ, मिलिट्री ऑफिशियल्स पर अटैक किए गए। सही। जो कौन से लीडर आप कहना चाह रहे हैं कि जिनका नुकसान है, कोई सुप्रीम नाम? लीडर की आप ले लें। सबसे पहले सुप्रीम लीडर के जी। ऑफिस, जब वो अपने ऑफिस में जब ऑपरेशन कंट्रोल कर रहे थे, तब सही। उस टाइम पे उन पर उनके ऑफिस में अटैक किया गया। सही। सैयद अली हुसैन खामेनाई, ओके, ओके। हाँ, उनका आप नाम तो जानते आप हैं जी जी, बिल्कुल हर न्यूज़ कोई में भी। बच्चा बच्चा जानता है उनका बिल्कुल नाम। न्यूज़ में भी इनकी बात आई थी कि इस वॉर की वजह से हमें एक बहुत ही सुप्रीम लीडर हमें अपना खोना पड़ा। अच्छा जी रईस साहब, हाँ। इसके बारे में अगर आप थोड़ा और वाज़ेह तौर पे बता दें। इसके बारे में मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी उसके जी। बारे में समझना ज़रूरी है हमारे लिए, सही। क्योंकि हमें आगे के लिए पता चले कि कौन से एडवांस टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ कर रहे हैं आज के वॉर में। सही। अब जैसे जो ईरान के पास मिसाइल्स थे हुँ। वो 2500 किलोमीटर्स पर भी दाग सकते थे, 2500 ओके। किलोमीटर्स भी टारगेट्स लगा सकते थे। सही, सही। इतने हाई मिसाइल है ईरान के पास। जी। और उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं और सही, ड्रोन्स भी ऐसे हैं जो 1500 किलोमीटर्स तक जा सकते हैं। सही, सही। बाकी यूएसए के पास भी बहुत ज़्यादा है। यूएसए के पास जो मिसाइल है मैक्सिमम जो यूज़ किए गए हैं इस वॉर में, वो 2400 किलोमीटर के मिसाइल से जो अच्छा। रेंज पर लगा सकते हैं। और जो अमेरिका के पास, जो यूएसए के पास जितनी पावर है और जितने मिसाइल्स वगैरह और जी। जितने ड्रोन्स हैं वो ईरान के पास भी है। समझो अच्छा। दोनों ही आपस में एज इट इज सेम पावरफुल मतलब कंट्रीज हैं। टेक्नोलॉजी वाइज हम जी ये जो दो मुल्क हैं ये दोनों एक दूसरे को अच्छा टफ कंपटीशन जी देते जी हैं। जी। सही। और ये टेक्नोलॉजी वाइज हैं भी अच्छी। वो हाँ, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट। क्योंकि ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी है वो रशिया की भी है। ओके। सही, रशिया की सही। भी टेक्नोलॉजी ईरान के पास है कुछ, और यूएसए खुद की टेक्नोलॉजी बनाता है।
सही, मतलब वो अपना हब है और हमने जी। ईरान जो है वो हाँ। सपोर्टिव है रशिया की तरफ से। हाँ हाँ जी, अच्छा ये इस जंग की वजह से अगर हम बात करें, इस जंग की वजह से मेहदी साहब, अगर इस जंग की वजह से हम बात करें तो मिडल ईस्ट की तरफ से जो ऑयल प्राइसेस का जो बढ़े हैं, जो हमें दिखता है, आज हमें भी फ़ील होता है कि हमारे ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा? देखिए, आप जानते हैं कि मिडल ईस्ट एक ऑयल प्रोड्यूसिंग हब जी, है। बिल्कुल। जो दुनिया का जो तकरीबन तकरीबन ऑयल जाता है वो इन्हीं कंट्रीज से जाता है, सही। जिस वजह से देखें अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो बंद हुआ है, ऑयल जी। जो रास्ते हैं, सी अंडर सी माइंस हैं, रास्ते हैं, वो सब बंद हैं, जी। जिसकी वजह से ईरान ने टोल टैक्स भी लगाया है $2 मिलियन का। आप सही। जानते होंगे, जी, जी, आपने जी, जी, न्यूज़ बिल्कुल, में देखा बिल्कुल। होगा इसमें कि पाकिस्तान के लिए, जिसकी वजह से हमारी जो शिपमेंट है वो लेट हो जाती है, ऑयल की जी। प्राइसेस हाइक हो जाती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऑयल प्राइसेस पे अफेक्ट पड़ता है। जब पाकिस्तान के ऑयल प्राइसेस पे अफेक्ट पड़ता है तो इसका अफेक्ट बाकी दूसरी चीज़ों पे डायरेक्टली पड़ता है, क्योंकि जब सारी चीज़ें ऑयल से इंटरलिंक्ड है। बिल्कुल। आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट है, जब कोई बिल्कुल, बिल्कुल। बंदा सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आ रहा है तो वो भी किसी व्हीकल पर लेकर आ रहा होगा, तो उससे अब वो महंगा पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से चीज़ें हमें महंगी पड़ रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ऑयल ही। प्राइसेस हाइक होने के साथ साथ हमारे पास एनर्जी क्राइसिस आ सकते हैं, क्योंकि हमारी जो एनर्जी बिजली बनती है बिल्कुल। वो भी ऑयल से बनती है। आपको पता होगा, हम ऑयल बिल्कुल यूज़ ऐसा ही। करते हैं, जी, सही जी। है। और देख सकते हैं पाकिस्तान की इकनॉमी पे इस तरीके से तो फ़र्क आ सकता है। दूसरा फ़र्क ये है कि हमारे पास ट्रेड डिफेक्ट आ सकता है, अच्छा सही है। है। ट्रेड डिफेक्ट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। पहले जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जी, जी। पाकिस्तान $90 मिलियन का मंथली ऑयल बाय कर रहा है बाहर से, सही। और चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, $1 बिलियन की चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है। बाकी हम जो दूसरी चीज़ें एक्सपोर्ट कर जी, सकते जी, जी, हैं, जी। जैसे हमारा फ्रूट जाता है बाहर, दूसरी चीज़ें इस तरीके से सही, सही। होती हैं, सही है। वो हम $1 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सही है। हुँ। जैसे अब ये जो क्राइसिस है, जिसकी वजह से अब $90 मिलियन से $1.5 मिलियन ऑयल की प्राइस हो गई। अच्छा, मतलब एग्जाम्पल इतना हमारे नहीं, पास हम है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, सही, सही सही, है। अच्छा एग्ज़ाम्पल। 1.5 बिलियन, और हमारा एक्सपोर्ट जो है वो 90 जो हमारा एक्सपोर्ट है वो $1 बिलियन ही है। तो ये जो डिफरेंस आ गया $50 मिलियन ठीक का, है। ये ट्रेड डिफेक्ट हो गया। ओके, ओके। इसका नुकसान सीधा इकोनॉमी पे पड़ता है, हमारी करेंसी डिवैल्यूएट ओके। होती है। जी, जी। और फिर क्या कहते हैं, इससे हमें IMF का सपोर्ट लेना पड़ता है, जो जी, जी। हुकूमत है उस पर प्रेशर पड़ता है, सारी चीज़ें। फिर इस वजह से हमारी इकनॉमी पर और फ़र्क आना शुरू होता है, जिसकी वजह से हम डिवैल्यूएशन की तरफ और सही। पीछे आते जाते हैं। इसे कवर करने के लिए हमें चाहिए होता है कि हम टैक्सेस को मैनेज करें इस तरीके से, ताकि हम आगे बढ़ सकें। अच्छा, बहुत अच्छे आपने तरीके से बताया कि किस तरीके से इकोनॉमी पे पड़ा। अच्छा रईस साहब, इन्होंने जैसे बताया कि पेट्रोल प्राइसेस की वजह से ये हुआ। अच्छा, ईरान और यूएसए की जो जंग हुई है, जो इसकी वजह से हमारे जो कॉमन फार्मर्स हैं, कल्टीवेटर्स हैं, फूड और क्रॉप्स पे कितना असर पड़ता दिखता है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो पेट्रोल है वो डायरेक्टली लिंक जी। करता है फर्टिलाइजेशन से। सही। क्योंकि हम लोग जैसे जो फार्मर्स में ट्रैक्टर यूज़ किए जाते हैं उसमें यूज़ होता है डीजल्स, और प्राइसेस बढ़ने की वजह से डीजल की भी प्राइसेस बढ़ गई। सही, सही। उसकी वजह से जो फार्मर्स हैं, जो कॉस्ट उनको पड़ रही थी कल्टीवेशन में, कॉस्ट बढ़ गई उनकी, ऑटोमेटिकली बढ़ गई। जी। इसकी वजह से फूड्स, वेजिटेबल्स और दूसरी चीज़ें जो राइस वगैरह, वीट्स, जी, जी। वो भी महंगी हो गए। ओके। इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी आ गया कि जो कॉमन लोग हैं वो एक नेसेसरी चीज़ें ही नहीं ले पा रहे अपनी, जी, बिल्कुल जो ऐसा ही है। जो वो लोग खाना चाह रहे हैं, या कुछ उनके जो नेसेसरीज नीड्स हैं जी। वो ही इस वजह से नहीं ले पा रहे, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से फूड्स वगैरह भी महंगे हो गए, और वो डायरेक्ट लिंक करते हैं। सही। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स जो ओके। यूज़ होते हैं फूड्स वगैरह में, जो उनके जो गंदगी है या जो जी, कीड़े जी, जी, हैं, बिल्कुल ऐसा ही। उसको हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। वो भी डायरेक्ट लिंक है फ्यूल से, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी कंजप्शन होती है। सही, अच्छा ऐसा ही। तो इसकी वजह से वो भी बढ़ गया, और इन सारी वजूहात की वजह से फूड्स वगैरह के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ा है, ओके। और 15 to 20% इंक्रीज हुआ है इस जंग की वजह से। जो ओके। फूड्स की प्राइसेस है वो मार्केट प्राइस से 20 to 30% इंक्रीज हुई है। सही। अच्छा, ये सुन के हमें ये पता चलता है कि आम आदमी के ऊपर बहुत ही असर पड़ा है इस वजह से कि
तो जाहिर सी बात है अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो उसका इंटरलिंक सारी चीज़ों से और मुल्क उसकी पे वजह से अफेक्ट पड़ रहा है तो लोगों पे भी जी जी पड़ेगा। मुल्क पे अफेक्ट कर पड़ रहा है तो आम अच्छा, लोगों पे मैं affect इस पड़ रहा चीज़ में एक और चीज़ ऐड करना जी, जी। चाहूँगा। आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर की कुछ हमारे पेस्टिसाइड्स जो रईस ने बात करी है। जी कि कुछ खाद हो गई, कुछ यूरिया हो गया, वो हमारा डायरेक्टली पेट्रोलियम और गैस इंडस्ट्री से लिंक करता है, सही है? जी जी जिसकी वजह से वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक आदमी अपनी ज़मीन से 10 मन गंदम निकाल रहा है, सही जी है? तो उसके जो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, जो खाद महंगी हो गई और बाकी सारी चीज़ें जो हम केमिकल्स, आपको पता है डालने पड़ते हैं केमिकल्स, बिल्कुल आजकल केमिकल्स के बगैर बिल्कुल वो नहीं। भी कितना रेट उनके हम्म, हाई हो गए। रेट हाई हो गए, जिसकी वजह से अब जो फार्मर, नॉर्मल फार्मर है, वो अपनी जी कल्टीवेशन, एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन को कम करता है सही ताकि उसको, आप देखते हैं कि इसमें प्रॉफिट इतना नहीं पड़ता, मतलब उसको सारा साल मेहनत करनी है, बिल्कुल आगे बिल्कुल चलाना होता है ऐसा ही है। सारा काम, तो उसकी प्रोडक्शन फिर वो कम करता है ताकि उसका लॉस कम हो। कुछ होते हैं कि जो नहीं कर पाते, जो लॉस में चले जाते हैं, सही फिर भी लेकिन उनको अब गांव में काम तो चलाना पड़ता है। बिल्कुल पेट तो पालना है हर किसी को जी। पालना है। अच्छा अगर हम पाकिस्तान से आगे बढ़ें हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया से आगे बांग्लादेश पड़ता है। अच्छा इस जंग की वजह से बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत वल्नरेबल हो गई है। जी। उसके बारे में आप थोड़ा हमें गाइड दें थोड़ा बताएं कि ऐसा क्यों हुआ है? देखें, जैसे जी बांग्लादेश की इकोनॉमी ज़्यादातर डिपेंड करती है टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री पे। अच्छा सबसे मतलब वहाँ पे आपको मिलियंस ऑफ लेबर्स नज़र आएंगे जो आपको बताएंगे कि हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, गारमेंट इंडस्ट्री में काम सही करते हैं। ये क्या कहते हैं, बांग्लादेश जो अपने जो गारमेंट्स वो जो एक्सपोर्ट करता है वो ज़्यादातर अमेरिका में करता है, मिडिल ईस्ट में करता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं अभी सी रूट्स जो हैं हमारे जी जी डिस्टर्ब जी हुए हैं, बिल्कुल जिसकी वजह से शिपमेंट लेट होती है, और फिर जो प्राइसेस हाइक हो गए हैं जिसकी वजह से देख रहे हैं आप गैस के प्राइसेस हाइक हैं, ऑयल के प्राइसेस हाई हुए हैं, और जी जो इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो हैवी मशीनरी यूज़ होती जी है जी जी उसमें ज़्यादातर ऑयल यूज़ किया जाता है। आप देखते हैं कि हैवी मशीनरी को थोड़ी देर भी चलने के लिए देखें आप, 2 या 3 मिनट भी चलने के लिए उसे 1 या 2 लीटर ऑयल की ऑयल की ज़रूरत होगी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। हैवी मशीनरी का तो ऐसे ही होता है, उसे हाँ, थोड़ा सा चलने के लिए बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत बिल्कुल पड़ती ऐसा है, ही जिसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, और फिर ये बाकी सारी चीज़ें, मसला सारा इंटरलिंक हमारा ऑयल से ही है। ऑयल सही है। ऑयल की प्राइस बढ़ेंगे तो बाकी सारी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ेंगे। बाकी हम सही। देख सकते हैं वहाँ पे फैक्ट्रीज, कुछ लोग होते हैं जो फिर क्या कहते हैं, फैक्ट्रीज को लॉस कवर नहीं कर पाते, नुकसान में जा रहे होते हैं, फिर वो अपनी फैक्ट्रीज बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ आप देख रहे हैं इतनी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बांग्लादेश जी की, जी मिलियंस ऑफ लेबर्स वहाँ काम कर रहे हैं, अब देखें आप उसमें से जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो किस हद तक जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही और बड़ा नुकसान फेस करने को मिलेगा बांग्लादेश की इकनॉमी पे भी और बांग्लादेश के लोगों पे भी। जी। अच्छा अगर हम रईस साहब बांग्लादेश की तो हमने बात कर ली अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें ईरान और यूएसए की जो जंग है उसने मिडिल ईस्ट पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। तो इस जंग से उनको क्या क्या नुकसानात फेस करने को मिले और क्या क्या उन पे इम्पैक्ट पड़ा उसके बारे में थोड़ा बताएं। मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारा जो ये पड़ा है कि इन्वेस्टमेंट का मसला हुआ है। जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे या जो कंपनीज इन्वेस्ट कर रही थी जी जी वो उधर इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि लोगों को लग रहा है कि गोल्ड सेफर एरिया है, अच्छा जी सेफ एसेट है वो गोल्ड। सही बाकी जो एसेट्स है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कम करा जा रहा है, ठीक उसकी वजह से मिडल ईस्ट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। सेकंड चीज़ है टूरिज़्म। टूरिज़्म अब किसी एक कंट्री में सिक्योरिटी इश्यूज हैं तो जी लोग उसमें टूरिज़्म में नहीं आते ओके कि ओके वो हाँ अपने सिक्योरिटी को देखते हैं कि मैं सिक्योर हूँ या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मिडल ईस्ट कंट्री में इस जंग की वजह से हम्म, बहुत टूरिज़्म भी इफेक्ट पड़ा है, अच्छा जी टूरिज़्म भी इफेक्ट पड़ा है। और इसके अलावा भी बैंकिंग सेक्टर्स में सही लोगों ने अपना पैसा निकाल के गोल्ड में किया है, स्टॉक मार्केट डाउन हुआ है। स्टॉक ओके मार्केट्स में भी लोगों ने काफ़ी स्टॉक मार्केट जो खरीदे हुए थे वो उसी वक्त बेचकर गोल्ड की तरफ जी शिफ्ट किए क्योंकि ओके गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो बिल्कुल कभी बिल्कुल। चेंज नहीं होता, वो बढ़ता ही है ऑलमोस्ट। तो आप हमारे ऑडियंस को रिकमेंड करेंगे कि वो गोल्ड लें? जी, आजकल जो गोल्ड के रेट चल रहे हैं, अगर सही उनकी इजाज़त है, मतलब उनका जो उनके पास इतनी उनकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, इतनी जी हाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हाँ हैं तो वो इन्वेस्ट गोल्ड करना में चाह रहे हैं तो गोल्ड एक बेस्ट वे इन्वेस्ट करने के लिए। सही सही आजकल ठीक। देखें आम इंसान भी गोल्ड में इन्वेस्ट करता है, वो सेफ जी साइड देखता है अपना,
उसने जो पैसा अपनी मेहनत से कमाया हुआ होता है वो चाह रहा होता है कि कहीं अच्छी जगह में इन्वेस्ट करें। सही। जैसे हम देखे हैं कि 2023 में हमारे पास गोल्ड की प्राइस 180 170 इस तरीके से चली थी, जी जी। और आज आप देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ टाइम पहले 575 तक भी प्राइस गई अच्छा, है, मतलब इतना 5,75,000 तक गई है। देखें सही आप, सही। 100% का फर्क पड़ रहा है, 100% या ओके। उससे ज़्यादा का। जी जी, मतलब इतना हमें वो देखने को मिला है, चेंज देखने को मिला जी, है हमें गोल्ड की प्राइसेस में। जिसने उसमें इन्वेस्ट किया होगा तो वो आज सही सही, वो आज बहुत सुकून फायदे होंगे। में होगा। अच्छा जी, अगर हम अल्लाह बात बरकत करें, दे हाँ दूसरों के हाँ पैसों ये में। भी है बिल्कुल। अच्छा, अगर हम आगे बात करें ईरान की, तो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसको दुनिया से क्या कंसर्न है? देखें, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको दुनिया से दो कंसर्न्स है। पहले तो ईरान तो कहता है कि हमारा ये प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल काम के लिए है। सही। लेकिन ये न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ हमारे लिए न्यूक्लियर वेपन्स बनाने को काम नहीं आता। जी जी बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हो गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो सही सही कहा सही। जाता है जी जिसे। जी। हमारी मेडिकल सर्विसेज जो हो गई, आप देखते हैं कैंसर जैसी आजकल नई नई बीमारियां आती हैं, जी। उसकी रिसर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है ओके। उन चीज़ों का, और बाकी साइंटिफिक रिसर्च के लिए। अब आपका सवाल होगा कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली किस तरीके से जी जी बनती है। बिल्कुल, ऐसा ही मैं ये सोच रहा था। मैं आपको बताता हूँ कि देखें, हमारे पास जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उसमें यूरेनियम नाम का एक फ्यूल यूज़ किया जाता है, सही सही है। जी। उसके जो एटम्स जब टूटते हैं तो वो गर्माइश निकलती है उससे। अच्छा जी। जी, उससे जो गर्माइश निकलती है उससे पानी गर्म होता है, पानी से फिर आप देखते हैं स्टीम जी स्टीम जी जी निकलता जी। है। स्टीम टरबाइन को घुमाती है, ओके। जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सही बस सही। ईरान का तो कंसर्न यही था। ईरान पहले भी यही कह चुका है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमारा हमेशा सेफ साइड पे रहेगा। जी। आप चेक कर लें, हमें कोई मसला नहीं है। ओके। बाकी हम बात करते हैं, क्या कहते हैं, इंस्पेक्टर्स जैसे होते हैं, वर्ल्ड वाइड इंस्पेक्टर, कुछ वेस्टर्न कंपनीज होती हैं जी जी। और कुछ एक इदारा होता है IAEA होता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। अच्छा जी। जो इनके इंस्पेक्टर्स होते हैं वो न्यूक्लियर साइट्स विजिट करते हैं। सही। कभी कभी उन्हें साइट्स जब विजिट करनी होती है तो उन्हें एक लिमिटेड एक्सेस दिया जाता है, जिसकी वजह से दिमाग में, आपको पता है, जाहिर सी बात है, इंसान है, बिल्कुल। सवाल आएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है जिसकी वजह से उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस होती है, जिसकी वजह से फिर वो मतलब एक थोड़े मसले हो महदूद जाते की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, उसके ऊपर हमारे सवाल और जवाब बड़े इकट्ठा होते हैं, जिसकी वजह से हमारे दिलों में और वो दिमाग में ऐसी चीज़ें पैदा हो सकती हैं। कंसर्न की बात जो हम कर रहे थे, सिर्फ कंसर्न ये है कि दुनिया का ट्रस्ट और वेरिफिकेशन हो जाए सही से कि ये जी। प्रोग्राम हमेशा पीसफुल ही रहे। अच्छा, उनका ये ईरान का यही मोटिव है कि ये पीसफुल प्रोग्राम है। पीसफुल रहे, हम ठीक है। किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करते जो इंसानी जान को खतरा देती है। अच्छा जी, रईस साहब, इन्होंने तो बहुत अच्छा जवाब दिया इस बात पे कि क्या कंसर्न्स थे। अच्छा, ईरान और यूएसए की जब ये जंग हुई है तो ईरान पे कुछ सैंक्शंस लगाए गए हैं। आप ये बताएं कि किस तरीके से सैंक्शंस लगाए गए हैं, मतलब कौन से सैंक्शंस लगाए हैं और क्यों लगाए गए? सैंक्शंस मतलब क्या, कि जो ट्रेडिंग्स और जो एक्सपोर्ट्स हम लोग करते हैं उसके ऊपर एक लिमिट कर दिया जाता है। ओके ओके। अब जब ईरान के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाई हुई है, जैसे ऑयल, वो पेट्रोल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। सही सही। इसके अलावा दूसरे भी एक्सपोर्ट पर सैंक्शंस लगाई हुई है। इसके अलावा बैंक्स में उनके टैक्स पर भी कुछ सैंक्शंस है। सही सही सही। और सेकंड चीज़ है, इसकी वजह से जो करेंसी है ना, वीक होती जाती है। अब किसी एक कंट्री की करेंसी अगर वीक होती है जी। तो उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डेवलपमेंट्स और इन्वेस्टर्स लोग नहीं आते, ओके ओके। क्योंकि उनकी करेंसी ही पहले से डाउन होती है। इन्वेस्टर कैसे आएगा? कोई अगर एक कंट्री के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है तो जी, जी। उसकी अगर करेंसी ही डाउन है जी। तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे लोग। सही सही। तो इस वजह से ईरान की सैंक्शंस की वजह से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। उसकी वजह से कंट्री की जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है, कम हो जाती मतलब है। आप ये कह रहे हैं कि इन सैंक्शंस की वजह से ईरान पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। जी जी, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। इसके अलावा जी। उस ईरान के पास ऑयल की बहुत ज़्यादा मिकदार है, पेट्रोल सही। की बहुत ज़्यादा मिकदार बिल्कुल है, ऐसे ही सुनने और में आता है। ऐसी मिकदार है जिसको प्रोसेसिंग करने में कुछ अमाउंट लगते, कम अमाउंट लगता है। ठीक। यूएसए भी प्रोसेस करता है, मगर यूएसए को ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ईरान को कम अमाउंट लगते हैं। सही सही। इसकी वजह से ईरान वो पेट्रोल अपना ज़्यादा प्रॉफिट पर बेच सकता है। अगर उसको सैंक्शंस
वो सैंक्शंस हटा दी जाए जी जी जी। तो पेट्रोल की प्राइसेस भी कम हो सकती है ओके। और उनको भी ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है पेट्रोल के सही, लिहाज से। मतलब अगर सैंक्शंस हटा दी जाए जी तो हर वर्ल्ड वाइड फायदा होना स्टार्ट जी हो जाएगा। अच्छा जी। देखिए मैं इस पे बात करना चाहूँगा, ओके ओके, जी जैसे जी करें, बिल्कुल करें। ठीक है, ये जो रईस ने बात करी कि ईरान के पेट्रोल पे उसे रिफाइन करने में प्राइस कम लगते हैं। सही। आपको पता होगा कारग आइलैंड जो ईरान में है, जी 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 वहाँ बिल्कुल। का पेट्रोल सबसे जो रिफाइंड ऑयल है, जिसे मेरे ख्याल में पर बैरल उसे रिफाइन करने में, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता अब, बस मैं आपको एक एग्जांपल दे दें एग्जांपल हम। दे देता जी हूँ। जी। मेरे ख्याल में $5 से $6 इस तरीके से लगते हैं सही है। पर बैरल उससे ऑयल रिफाइन रिफाइन करने में। करने सही के है, लिए, जी। जिसका असर देखें, अगर सैंक्शंस हटती हैं तो पाकिस्तान को ऑयल कितने सस्ते में मिल सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सैंक्शंस अगर ये हटती हैं तो हमारे पास जो गैस की लाइन जो आई हुई जी है, जी जी बिल्कुल। उसकी प्रोडक्शन हमारी शुरू हो सकती है। देखें आप, बिल्कुल हमारे यहाँ गैस का मसला बिल्कुल आपको ऐसा पता ही है। आजकल शुरू हो गया है, वो ख़त्म हो सकता है सारा। और ऑयल देखें आपको, मैं आपको बताता चलूँ कि ईरान में ऑयल के प्राइसेस इस इन्फ्लेशन के बाद भी पाकिस्तानी 4 से 8 रुपए के बीच में है। अच्छा। सही है, 4 से 8 रुपए के बीच में। देखें अब उनको 4 से 8 रुपए के बीच में मिल रहा है, और हम अगर सारे एक्सपेंसेस मिलाकर जी। हमें ईरान से ऑयल मिले तो हमें ज़्यादा सस्ते में और सस्ता, मतलब हमारे पास पर लीटर पेट्रोल 50-60 रुपीज़, 100 रुपीज़ तक हो अच्छा, सकता है। मतलब इतनी कमी आ सकती जी है अगर आ ये सकती है, सैंक्शंस हटा दी सैंक्शंस जाए। हट जाएं तो इसका असर बहुत ज़्यादा होगा, वर्ल्ड वाइड होगा। सही। अगर मैं इस बारे में और बात करना चाहूँगा, अगर क्या नाम है ईरान इजराइल की जंग आगे ऐसी चलती रहती है तो आम आदमी पर क्या इसका मुतासिर होगा? आम आदमी पे यही अफेक्ट पड़ेगा कि देखें आप, जिस तरीके से अभी जब रिटेलिएशंस चल रही थी तब जी। पेट्रोल के प्राइसेस कितने जल्दी जल्दी 2-2 3-3 दिन में या एक हफ्ते में बढ़ रहे बिल्कुल थे। ऐसा ही जैसे देखना। हमारे पास पेट्रोल, आप बताएं कि प्राइस कितने पे गए थे, सबसे हमारे हाई कितना था? तकरीबन 468 मैंने सुना था। 468 पे प्राइस पे गया था, फिर कम हुए पैसे। बिल्कुल ऐसा ही। जब रिटेलिएशन कम होने के बाद, ख़त्म होने के बाद भी अभी हमारे पास 406 रुपीज़ तक प्राइस है। अच्छा जी। अगर ये सैंक्शंस ख़त्म होती हैं तो हमारे पास पेट्रोल सस्ता आ सकता है, और जो आप बात कर रहे हैं कि जंग बढ़ती है तो हमारे पास 600 to 800 तक पेट्रोल की प्राइसेस जा अच्छा, सकते मतलब हैं। इतना और प्राइस इसका क्या है? सबसे ज़्यादा इफेक्ट आप कह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स पर देखें, स्टूडेंट्स, जी हम जैसे स्टूडेंट्स जी जो जी हैं उन पर बिल्कुल सबसे ऐसा ही। ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। देखें जब जंग नहीं, वॉर नहीं थी, जब सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही बिल्कुल। थी, तब मैं आपको बताया मैं बाइक क्या यूज़ करता जी हूँ। जी बिल्कुल मैं बताएं। 280-290 में, मैं अपने नाजमाबाद से जी। यहाँ क्लिफ्टन में क्लिफ्टन आ जाते हैं। 280-290 में पहुँच जाता था। सही सही। आज मैं वही 550 तक प्राइस दे रहा हूँ यहाँ तक आने के। अच्छा जी। देखिए पेट्रोल की जो है वो सबको है, आप भी गार्डन से आते हैं, आपको जी भी जी जी बहुत इफेक्ट करता बहुत होगा। इफेक्ट करता है। जितना मेरा पेट्रोल, मेरे पास खुद की बाइक है, जी जी लेकिन बिल्कुल। जितना मेरे पास पेट्रोल जाता था पहले उससे डबल जाने लगा है। अच्छा मतलब मेरे पास पेट्रोल पहले एक दिन के अंदर 200 जाता था, अच्छा। अब 350-400 रुपए एक दिन का मेरा पेट्रोल जा रहा है। सही सही। और पेट्रोल की वजह से हमारा आना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि सही। हमें बहुत ज़्यादा अपने मुश्किल पड़ती एक्सपेंसेस है। देखने पड़ते हैं हर जी किसी को, और यही बात है कि जब भी जंग होती है और ये चीज़ें होती हैं, हुक्मरानों के बीच की जंग है, लेकिन पिसता आम आदमी पिस हाँ जाता है। बिल्कुल वही बात है, आम आदमी ये पिस बात जाता है। और ये बहुत ही दर्दनाक चीज़ है कि आम आदमी को पिसना पड़ता है और बहुत इस चीज़ों को फेस करना पड़ता है। लेकिन हमें मुश्किल में हमारे कंट्री का साथ देना बिल्कुल चाहिए। ऐसी बात है, हमें अपनी कंट्री का साथ देना चाहिए, हमें अपने हुक्मरानों के साथ चलना जी। चाहिए, वही हमारे लीडर्स हैं, वही हमें लेके चलते हैं। अच्छा जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात की जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टेंशन की वजह से ऑयल प्राइसेस की जो हाइक है और ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए, ईरान और इसराइल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल स्टॉक मार्केट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। देखें, आप ऑयल की प्राइसेस बढ़ते हैं, स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन, वैसे ही उसका नॉर्मली अप एंड डाउन होता रहता है। ओके। और जब इस तरीके के जो टेंशन्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से तो क्रैश होने तक आ जाती है मार्केट्स। सही है, इस चीज़ का इफेक्ट डायरेक्टली हमारी इकनॉमी पे पड़ता है, जिसकी वजह से फिर वही चीज़ें महंगी हो जाती है। ऑयल की प्राइसेस हाइक करती हैं, जिसकी वजह से जी। डिस्टर्ब हो जाते हैं, सी रूट्स डिस्टर्ब हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, बाकी सारी चीज़ें महंगी होती हैं। ऐसे ही। इसका आम आदमी पे यही ग्रॉसरी महंगी हो जाती है, आटा, दाल, चीनी, सब चीज़ें महंगी होती हैं, ओके। जिसकी वजह से मुश्किलात बढ़ जाती हैं। मतलब मुश्किलात तो हमेशा बढ़ती है, जैसे हमने पहले भी बात करी। अच्छा जी, मेहदी साहब ने हमें बहुत वजाहत इसके बारे में बताया। रईस साहब, आप इसके बारे में कुछ ऐड करें। इसके बारे में ये ऐड करना चाहता हूँ, ये रूट ऐसा है स्ट्रेट ऑफ हार्मोन जी कि जिसके अंदर सारे ऑयल्स, जो कंट्रीज ऑयल्स एक्सपोर्ट करती है या इंपोर्ट करती है, जो भी करती है, जी। वो इसी रूट से लेकर चलती है। अच्छा जी। अगर ये रूट में हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स या इस रूट में कोई भी मसला होता है, जी जी। इसकी वजह से हमारे ऑयल प्राइस बहुत हाइक कर सकते हैं।
और ऑयल के लिए तो आपको पता है पाकिस्तान में बिल्कुल। सिर्फ एक न्यूज़ भी आ जाए कि बिल्कुल। स्टेट ऑफ हार्मोन बंद है तो 100 रुपए बढ़ जाते जी, हैं। पेट्रोल के प्राइसेस में जी हमें बहुत हाइक देखने को हाँ, मिलता है। इसकी वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छा। इसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी क्रैशेस हो जाते हैं। जी। स्टॉक मार्केट के अंदर जो आजकल मसले चल रहे हैं वो इसी वजह से चल रहे हैं कि जब स्टेट ऑफ हार्मोन बंद होने का ऐलान होता है तो स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर जाती है, ओके, ओके। क्योंकि ऑयल पर सबका लिंक है, मतलब पेट्रोल से सबका लिंक है हर चीज़ का। हर चीज़ का अगर लिंक इसी आप से। कोई भी कंपनी देख लो, कोई जी। भी, वो सब पेट्रोल का ही यूज़ करती है, फार्मर से लेकर बड़े जी। बड़े बिजनेसमैन, जी, जी, सबका लिंक पेट्रोल से होता है। अगर पेट्रोल बढ़ा तो आम आदमी के साथ जो अपर क्लास मिडल है, जी, जी, अपर बिल्कुल, क्लास है, अपर क्लास में। वो भी इफेक्ट पड़ता है इस बिल्कुल वजह ऐसा ही है, ऐसा ही। अच्छा जी, अगर मेहदी साहब इसके बारे में अगर दूसरी बात करें कि इस जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान और यूएसए का, इसकी वजह से ईरान की जो करेंसी है रियाल, उस पे बहुत इफेक्ट पड़ा है और जो सैंक्शंस इनके ऊपर लगी, आपको क्या लगता है क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसका क्या वजह है जो इतना रियाल गिर गया है? देखें, ईरान करेंसी पिछले कुछ सालों में सेंक्शंस की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। अच्छा जी। अब इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से और ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। जैसे देखें, हमारे पास सेंक्शंस जिस तरीके के, हम ईरान ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता बाहर, जी। सही है। तो इस वजह से जो हमारे पास एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है फॉरेन करेंसी अर्न करने का, वो चला अच्छा, जाता है। ओके। हम मिलिट्री इक्विपमेंट्स बाहर सप्लाई नहीं कर सकते, इस सही, वजह सही। से भी हम फॉरेन करेंसी बिल्कुल, अर्न नहीं कर अर्न सकते। नहीं कर सकते। अगर हम फॉरेन करेंसी, जिस कंट्री के पास फॉरेन करेंसी कम हो जाती है या बिल्कुल ही बंद हो जाती है, तो उसकी जो लोकल करेंसी होती है उस पर प्रेशर बढ़ता है, जिसकी सही। वजह से फिर वहाँ पे भी सारी चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती है। जो हम लोग आमतौर वहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते हैं कि बरकत नहीं है। अच्छा जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 बार ईरान जा चुका हूँ। माशाल्लाह वहाँ से। लोगों से सुना है कि वो लोग कहते हैं कि बरकत ख़त्म हो गई है, बरकत नहीं है यहाँ के पैसों में। ये इन अच्छा। सेंक्शंस की वजह से जो बेचारे वहाँ के लोग सही। स्ट्रगल कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं। बाकी जो हम चीज़ों पे बात करें तो हमारे पास जब फॉरेन करेंसी का जब नहीं होती, डॉलर कम हो जाता है। अभी तो जो हमारे पास ग्लोबली जो करेंसी चल रही है वो डॉलर्स ही है, आपको पता है। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। डॉलर, अब हम पाकिस्तानी रुपीस में बात करते हैं तो जंग से पहले जो पाकिस्तानी 1000 रुपये होते थे उससे ईरान के 2,50,000 रियाल मिलते थे। अच्छा, इतना सारा मिलता था? जी, लेकिन वहाँ की महंगाई भी उस हिसाब से ही है। आप अच्छा। पैसे लेके निकलेंगे बाहर, घर की ग्रोसरी करके आ जाएंगे, आधी सही। नहीं होगी, ये पैसे खत्म हो जाएंगे, ओके, सही है। ओके, सही। अब हमें जंग के बाद हम देखते हैं कि अभी भी आजकल प्राइस हमारा 556 लाख 20 अच्छा। इस तरीके का तक चल रहा है। सही, मतलब सही। आप वहाँ अब सोचें कि प्राइस कितने हाई हुए बहुत होंगे हाई, वहाँ पे। बिल्कुल नॉर्मल ऐसा, चीज़ों के बिल्कुल दूध, ऐसा। दही, इस चीज़, हुँ। दही, इस सब चीज़ों के प्राइस बहुत हाई हुए बहुत होंगे। हाई हुए हैं, बहुत ज़्यादा हाई हुए हैं। अच्छा रईस साहब, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ग्लोबल जो हमारी पॉलिटिक्स है और इकोनॉमी पर क्या असर देखने को मिलता है? सिर्फ रीजनल नहीं, ग्लोबली पॉलिसीज में भी फर्क आता है, क्योंकि सही। हर कंट्रीज के अंदर ग्लोबल पॉलिसीज अपनी अपनी होती है। जी। और ग्लोबली पॉलिसीज ये है कि हम कंट्रीज के नेबर जो कंट्रीज है या दूसरे कंट्रीज से कैसे रिलेशन रखना है। अच्छा, इसके अलावा ट्रेड अग्रीमेंट्स वगैरह, जी। उसके ऊपर बहुत इफेक्ट आता है। ओके। उसकी वजह से जो कंट्रीज के रिलेशंस हैं जी। उसके दरमियान भी मसले मसाइल आते हैं कि इस जंग के लिए जो कंट्रीज अपोजिट है या साथ हैं, जी। वो उनमें मसले हो जाते हैं कि आप मेरे अपोजिट हो, आप साथ हो, वो ट्रेड अग्रीमेंट्स ओके। टूट जाती हैं इस सही, वजह से। सही। और काफ़ी ऐसा होता है कि जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, जी, जी, बिल्कुल। जो दूसरे कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजीज है, वो किसी और कंट्रीज को नहीं दें। अच्छा। ऐसा भी चलता है इस जंग की वजह से, क्योंकि आप खिलाफ हो, आप साथ हो, इस वजह हाँ, से। ऐसा भी है। हाँ मतलब इकोनॉमिक वाइज़ और जी, सेल्फ डिफेंस और हाँ, इसमें बहुत। फॉरेन पॉलिसी बहुत इम्पोर्टेंट है किसी जी। भी कंट्री के लिए, क्योंकि वो फॉरेन, आप दूसरे कंट्री से कैसे रिलेशन रखेंगे वो फॉरेन पॉलिसी आपको बताता है। सही, सही। अच्छा मेहदी साहब, इसके बारे में अगर हम बात आगे करें, इंटरनेशनल इन्वेस्टर और फॉरेन डायरेक्ट इंटरनेशनल एफडीआई पर इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट? जैसे देखते हैं, मैंने जैसे कि बताया कि क्या कहते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर फ़र्क पड़ता है, इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट पर जैसे जी। फ़र्क पड़ता है। जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो वो देखते हैं कि कंट्री स्टेबल हो, सही है, उस पर उसकी इकोनॉमिक वाइज सही चल रहा हो, उसकी जो करेंसी है डिवैल्यूएट नहीं हो रही हो, और वो लोग उन कंट्रीज़ को चूज़ करते हैं कि जहाँ बिज़नेस अच्छा चल रहा हो। अच्छा। जो बिज़नेस अच्छा चल रहा हो, कि ये अगर हम डिजिटली जाएं तो जी, जी। देख सकते हैं कि ये टेक इंडस्ट्री यहाँ अच्छी चल सकती है। अच्छा। यहाँ पे हमें जो वो होंगे क्या कहते हैं, हमारी एम्प्लॉयमेंट होगी वो चीपर पड़ेगी। सही। बाकी जैसे हम देखते हैं,
हम रिमोट वर्क जो यहाँ पे पाकिस्तान में अमेरिकन जो कंपनीज होती हैं वो पाकिस्तान जी, में जी। रिमोट वर्कर्स ऐसा ही, हायर करती ऐसा हैं, ही। वो क्यों करती हैं? वो इसी वजह से करती हैं कि उन्हें हमें बाहर के जो इनके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे हम चीपर प्राइस पे पड़ते हैं उन्हें। अच्छा रईस साहब, हम देखें तो ये सारा जो हमें दारो मदार दिखता है वो हमें सैंक्शंस का दिखता है। अगर ईरान की सैंक्शंस हटा दी जाए तो पाकिस्तान को इसमें कितना फ़ायदा होगा? पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा इस वजह से, क्योंकि ईरान उसके नेबर कंट्रीज है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर ईरान के ऊपर सैंक्शंस हटा दी जाए, तो सही। सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा पेट्रोलिज्म का, ठीक है। क्योंकि ईरान के पास सस्ता पेट्रोल है। जी, जी। अगर वो हमें देता है, एक्सपोर्ट करता है, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सस्ते दामों में पेट्रोल आ सकता है। ठीक है। सेकंड चीज़ ये है कि अगर वो ट्रांसपोर्ट, जी। बिजनेस वगैरह, क्योंकि ईरान भी बहुत ज़्यादा बिजनेस के ऊपर रहता है, क्योंकि उसके पास ओके। एनर्जीज वगैरह बहुत है, जी, जी, जी। जैसे यूरेनियम वगैरह, सही। दूसरे भी चीज़ें बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से वो अगर बिजनेस करता है तो ट्रांसपोर्ट में भी हम लोग सही। कर सकते हैं। ओके, ओके। अच्छा जी, मेहदी साहब, अगर हम इसको आगे बात करें, जैसे ईरान को हमने सुनने में आया कि चाइना और रशिया बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहा है, तो इससे ग्लोबल पॉलिटिक्स पे क्या चेंज आएंगे? देखें, अगर रशिया और चाइना ईरान को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकली करें, डिप्लोमेटिकली जी, करें जी। और या इकोनॉमिकली करें, तो इससे बहुत ज़्यादा ईरान का, वैसे आपको पता है इनके रिलेशंस तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जी। और क्लोज़र कोऑर्डिनेशंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से जो अपोजिट साइड की जो कंट्रीज़ हैं जी। उन पे अफेक्ट ज़्यादा पड़ सकता है। सही, ईरान को इस चीज़ से फ़ायदा ही होगा, जिसकी वजह से ईरान तो फ़ायदे में ही है। सही, सही। जैसे हम देख सकते हैं कि नेटो और यूएन में डिसएग्रीमेंट्स हमें ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, ठीक ठीक है। है। अच्छा जी, आपके साथ बहुत बात करके बहुत अच्छा लगा। ईरान और यूएस का मसला आज हमने बहुत डीप देखा जाकर। और बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और जब तक बने रहिए यूट टॉक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।